हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी इजी कोड। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे यूपीएससी पीवाईक्यूज की सीरीज़ चल रही है। दो सीरीज़ चल रही है। एक में हम तो 2011 से लेकर के 2024 तक के हर क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने कुछ सब्जेक्ट डिस्कस कर लिया। जैसे हिस्ट्री के तीनों पार्ट डिस्कस हो गए हैं, पॉलिटी डिस्कस हो चुका है और इन्वायरमेंट इकोलॉजी अभी चल रहा है। बाकी सब्जेक्ट्स जल्दी से जल्दी हमारे चैनल पर आएंगे। ये सीरीज़ तो 2024 के पीवाईक्यूज की है, ठीक है। प्रीलिम्स 2024 में जो भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं सब्जेक्ट वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम पॉलिटी को डिस्कस करेंगे, ठीक। पॉलिटी में 2024 में जो भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी डेलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023? ये कह रहा है दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने डेलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया। डेलिमिटेशन कमीशन किस लिए गठन होता है? इसका गठन किस लिए होता है? देश के अंदर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो बाउंड्री है उसको फिक्स करना, ठीक है। इसलिए डेलिमिटेशन कमीशन का गठन होता है। तो पूछ रहा है दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने डेलिमिटेशन कमीशन अभी तक गठन किए गए? तो 4 डेलिमिटेशन कमीशन का गठन हो चुका है, ठीक है। देखो, डेलिमिटेशन का मतलब एक्ट और प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन कंट्री। देश के अंदर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री को फिक्स करना या लिमिट करना, ठीक। इन इंडिया सच डेलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड 4 टाइम। अभी तक भारत में 4 बार डेलिमिटेशन कमीशन का गठन हुआ है। 1952 में अंडर डेलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952, 1963 में डेलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1962 के अंडर, 1973 में डेलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1972 और 2002 में। तो ये याद रखिएगा, 1952, 1963, 1973 और 2002। अब तक 4 बार डेलिमिटेशन कमीशन का गठन हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्या कह रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 अमेंडेड 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। देखो, हमें पता है 8th शेड्यूल में क्या है? लैंग्वेज दिया हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में क्या दिया हुआ है? लैंग्वेज दिया हुआ है। तो ये कह रहा है जो 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें 8th शेड्यूल को अमेंड किया गया था, उसमें कौन से लैंग्वेज को और जोड़ा गया है? मतलब 8th शेड्यूल में 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कौन से और भाषाओं को जोड़ा गया है? देखो, कोंकणी, हाँ, मणिपुर को भी जोड़ा गया है, नेपाली को भी जोड़ा गया। मैथिली 71st अमेंडमेंट एक्ट से मैथिली को नहीं जोड़ा गया, ठीक। तो ये तीनों आंसर हमारा होगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड देखते हैं। ए आंसर हमारा ए होगा। देखो शेड्यूल 8 लैंग्वेज की बात करता है, ठीक है। ओरिजिनली इट हैड 14 लैंग्वेज। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था तो उस वक्त कितना था? मात्र 14 लैंग्वेज था, बट प्रेजेंट में 22 लैंग्वेज है। कौन कौन से? असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सैथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ठीक है। सिंधी एडेड बाय 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967। फिर कोंकणी, मणिपुर, नेपाली 71st, बोडो, दोंगरी और मैथिली, संथली ये 92nd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया। फिर क्या है? 96th अमेंडमेंट एक्ट से जो उड़िया भाषा थी उसको रीनेम किया गया उड़िया भाषा में, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, अभी रिसेंट का यही आएगा ना इसमें, 96th अमेंडमेंट एक्ट। उड़िया भाषा थी उसको उड़िया भाषा कहा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक साइड पार्टी दिया हुआ है, दूसरे साइड उनके लीडर। पूछ रहा है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लीडर डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, सही है। सोशलिस्ट पार्टी सी गोपालाचारी, ये गलत है। राजगोपालचारी स्वतंत्र पार्टी से एसोसिएटेड थे। किस पार्टी से? स्वतंत्र पार्टी से, ठीक। फिर थर्ड क्या है? मतलब कि एक सही है हमारा, एक गलत है। थर्ड क्या है? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम, ये भी सही है। फोर्थ क्या है? स्वतंत्र पार्टी आचार्य नरेंद्र देव, गलत है। आचार्य नरेंद्र देव सोशलिस्ट पार्टी से एसोसिएटेड हैं, सॉरी थे। आचार्य नरेंद्र देव सोशलिस्ट पार्टी से एसोसिएटेड थे, सॉरी। तो ये गलत हुआ, ठीक। 2 सही है, 2 हमारा गलत है। तो समझ में आया ना? मतलब समझिए ये दोनों क्रॉस था ऐसे, ठीक है। बी ओनली 2 करेक्ट। देखो
फर्स्ट करेक्ट है भारतीय जन संघ BJS इंडियन पीपल एसोसिएशन एस्टेब्लिश्ड इन 1951 बाई श्याम प्रसाद मुखर्जी। सेकेंड इनकरेक्ट राजा गोपालचारी किससे एसोसिएटेड थे? स्वतंत्र पार्टी से। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी फॉर्म्ड बाई जगजीवन राम 1977। फोर्थ इनकरेक्ट है क्योंकि आचार्य नरेंद्र देव किससे एसोसिएटेड थे? सोशलिस्ट पार्टी से। ठीक, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये देखना है। देखते हैं। पावर्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज गिवन इन 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सही है। 9A में म्यूनसिपैलिटीज़ की बात किया गया है, वहीं पार्ट 9 में पंचायती राज के बारे में। तो फर्स्ट सही है, यहाँ से इसको एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि फर्स्ट सही है। सेकंड क्या कह रहा है? इमरजेंसी प्रोविजन गिवन इन, ये इसको एक मिनट, इमरजेंसी प्रोविजन गिवन इन पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सही है। भारतीय संविधान में पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में बात किया गया है, सही है। थर्ड क्या कह रहा है? प्रोविजन रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिवन इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट से रिलेटेड कहाँ पे दिया हुआ है? पार्ट 20 में। तो देखो इससे ये भी क्लियर हुआ ना कि जो पार्ट वाला पोर्शन है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान देना है। पार्ट 9A में म्यूनसिपैलिटीज़ की बात किया गया है, पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजन की बात किया गया है, पार्ट 20 में अमेंडमेंट की बात किया गया। तीनों प्रोविजन सही है, आंसर हमारा डी होगा। ठीक, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये देखिए। फर्स्ट करेक्ट है पार्ट 9A किससे? अर्बन लेवल में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड है। इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट 18, वहीं पे पार्ट 20 क्या डील करता है? अमेंडमेंट से डील करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। पहला क्या कह रहा है? इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज स्टेट सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट। ये कह रहा है इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट के अंडर। गलत, क्योंकि ये क्या है? यूनियन सब्जेक्ट है। यूनियन लिस्ट के अंदर क्या है? यूनियन सब्जेक्ट है, तो ये हमारा गलत हो गया। सेकंड क्या कह रहा है? इंटर स्टेट माइग्रेशन इज स्टेट सब्जेक्ट। गलत, ये भी यूनियन सब्जेक्ट है। ठीक, थर्ड क्या कह रहा है? इंटर स्टेट क्वारंटाइन इज ए यूनियन सब्जेक्ट अंडर यूनियन लिस्ट। ये सही है। इंटर स्टेट क्वारंटाइन यूनियन सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट के अंडर में। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। इंटर स्टेट क्वारंटाइन, अभी कोविड का एरा था तो ये क्वारंटाइन वगैरह पर क्वेश्चन बन भी सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो इंटर स्टेट क्वारंटाइन है वो एक यूनियन सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट के अंदर। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जो अभी हमने पीछे डिस्कस कर लिया वही है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस राइट टू प्राइवेसी? ये कह रहा है राइट टू प्राइवेसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन है? तो आर्टिकल 21 में। ठीक, देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट स्पेसिफिकली गारंटी राइट टू प्राइवेसी, मतलब अलग से नहीं दिया हुआ है। आर्टिकल 21 के अंडर में राइट टू प्राइवेसी को डाला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ये क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इथिक्स कमिटी इन लोकसभा करेक्ट? लोकसभा में एक इथिक्स कमेटी होता है, ठीक है, उसके बारे में स्टेटमेंट दे दिया। पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट सही है, देखते हैं। इनिशियली इट वाज एन एडहॉक कमेटी, कह रहा है जो इथिक्स कमेटी है लोकसभा की, इनिशियली वो एक एडहॉक कमेटी थी। हाँ सही है, यहाँ से एलिमिनेट, यहाँ सेकंड होगा, ये एलिमिनेट कर देंगे। ठीक, ओनली अ मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। ये कह रहा है सिर्फ लोकसभा के मेंबर ही, लोकसभा के मेंबर, अगर मान लो कोई लोकसभा का मेंबर है वो अनएथिकल कंडक्ट कर रहा है तो लोकसभा का मेंबर ही बस उस पर कंप्लेंट कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई लोकसभा का मेंबर अनएथिकल कंडक्ट कर रहा है तो ये नहीं होगा कि सिर्फ लोकसभा के मेंबर ही उस पर कंप्लेंट कर सकेंगे। सेकंड हमारा गलत होगा, आंसर डायरेक्टली हमारा सी, मतलब थर्ड सही है। दिस कमेटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस, ये स्टेटमेंट सही है। देखो सेकेंड इनकरेक्ट है। एनी पर्सन कैन कंप्लेन अगेंस्ट अ मेंबर थ्रू अनदर लोकसभा MP along with the evidence of alleged misconduct and an affidavit stating that complaint is not false, previously or vexatious। मतलब कि कोई भी मेंबर, पार्लियामेंट के कोई भी मेंबर उस मेंबर के अगेंस्ट, उस लोकसभा मेंबर के अगेंस्ट जो कि अनएथिकल कंडक्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं? कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया?
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है, हु वॉज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रोविजनल प्रेसिडेंट कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रोविजनल प्रेसिडेंट कौन थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कन्वेंड इट्स inaugural meeting on 9 December 1946. In accordance with French tradition, Dr. Sachidanand Sinha, eldest member, was chosen an interim president of assembly. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये क्या कह रहा है। एज पर आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, किस किस वे से, आर्टिकल 368 में पूछ रहा है। आर्टिकल 368 के तहत इंडियन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में चेंज कर सकता है। अब ये पूछ रहा है किस किस वे से चेंज कर सकता है, बाय एडिशन, बाय वेरिएशन, बाय रिपील। हाँ, इन तीनों वे से क्या है, आर्टिकल 368 के अंडर में पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकता है। आंसर हमारा डी होगा। देखो पार्ट 20 में अमेंडमेंट की बात की गई है, आर्टिकल 368 जो कि पार्ट 20 में आता है। पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर लेट डाउन इन दिस आर्टिकल। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल इन पार्लियामेंट। मनी बिल से रिलेटेड कह रहा है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो एक एक करके देखते हैं। आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। कह रहा मनी बिल से रिलेटेड एक स्पेशल प्रोविजन मेंशन किया गया हुआ है आर्टिकल 109। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 109 में मनी बिल से रिलेटेड एक स्पेशल प्रोविजन मेंशनड है। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, यहाँ से ये एलिमिनेट हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट में मनी बिल नहीं इंट्रोड्यूस हो सकता, ये भी स्टेटमेंट सही है, सेकंड भी सही है, यहाँ से ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, थर्ड देखते हैं। राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंज बट कैन नॉट रिजेक्ट। हाँ देखो, राज्यसभा के पास जब मनी बिल आएगी तो राज्यसभा के पास क्या है, या तो वो रिकमेंडेशन दे दे या फिर बिल को अप्रूव कर दे, बाकी और वो कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि वो बिल को रिजेक्ट वगैरह कर दे, ये पावर राज्यसभा के पास नहीं है। मनी बिल को रिजेक्ट करने का पावर राज्यसभा के पास नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है हमारा। ठीक है, यहाँ से ये भी एलिमिनेट हो गया, आंसर सी आ गया। मतलब कि फोर्थ गलत है। फोर्थ है क्या, अमेंडमेंट टू मनी बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय लोकसभा। देखो हैव टू बी नहीं, ऐसा कहीं मतलब ये प्रेशर नहीं है कि लोकसभा को एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, लोकसभा पर डिपेंड करता है उसे एक्सेप्ट करे या नहीं एक्सेप्ट करे। ठीक, देखो आर्टिकल 109 में स्पेशल प्रोसीजर दिया हुआ है मनी बिल से रिलेटेड। ठीक है, बाकी सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, आप इसको जरूर से देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल NEC इस्टेब्लिश्ड बाय नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के तहत जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनाई गई है, सब्सिक्वेंट टू द अमेंडमेंट ऑफ NEC एक्ट इन 2002, काउंसिल कंप्राइजेज विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर। देखो ये क्वेश्चन पूछा क्या है, पहले ये देखिए। जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनाई गई है उसमें अमेंडमेंट हुआ था NEC एक्ट 2002 में। उसके तहत इसमें नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं, सॉरी कौन कौन से मेंबर्स हैं, इनमें से कौन कौन से मेंबर्स नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के मेंबर्स हैं। देखते हैं। गवर्नर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, हाँ। CM ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, ये भी होंगे। 3 मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी होंगे। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं, इंडिया के होम मिनिस्टर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के मेंबर नहीं होंगे, बाकी ये तीनों होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे, मतलब आंसर ए होगा। देखो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। किसके अंडर में, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 में, जिसका 2002 में एक अमेंडमेंट हुआ था। ठीक, इसमें कौन कौन से होते हैं, गवर्नर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, CM ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, ये ध्यान दीजिएगा, गवर्नर, CM और प्रेसिडेंट के द्वारा 3 मेंबर्स जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, 3 मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक, ये तीनों होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के मेंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नारी शक्ति वंदन अभियान। नारी शक्ति वंदन अभियान से रिलेटेड स्टेटमेंट दे दिया, पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखते हैं। प्रोविजन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 18th लोकसभा, गलत।
प्रोविज़न 19th लोकसभा से इफेक्ट में आएगा। सॉरी, लोकसभा, LOK, लोकसभा, ठीक है। 18 लोकसभा नहीं, 19वां लोकसभा। फर्स्ट हमारा गलत हो गया, फर्स्ट गलत, फर्स्ट गलत, फर्स्ट गलत, डायरेक्ट आंसर सी आ जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड। देखो कितना आसान है, ऐसे करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ऑन सितंबर 19, 2023. बिल सीक्स टू रिजर्व 1/3 टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर विमेन। लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जितनी टोटल सीट्स है उसकी 1/3 सीट्स रिजर्व होंगी किसके लिए? विमेंस के लिए, ठीक। ये आंसर का एक्सप्लेनेशन है, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू। ये कह रहा है जो प्रोहिबिशन का रिट है जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? आइए एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। गवर्नमेंट, किसको दिया जा रहा है? गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिटिंग हिम फ्रॉम टेकिंग अ पर्टिकुलर एक्शन, नहीं। देखो ये किसको दिया जाता है? लोअर कोर्ट्स को दिया जाता है कि जो भी प्रोसीडिंग चल रही हैं उसको अब आगे लेकर के ना जाओ, मतलब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को प्रोहिबिशन का रिट देती है कि जो प्रोसीडिंग चल रही है उसको रोक दी जाए, आगे लेके ना जाया जाए, ठीक है। देखते हैं, देखो लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूअस ऑफ प्रोसीडिंग इन केस, आंसर सी होगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये देखिए रिट 226 और 32 आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट के पास पावर है रिट इशू करने का, ठीक है। कौन कौन सा? हैबियस कॉर्पस, मेंडेमस, सॉरी इसमें से अच्छा पूरा डिस्कस है, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो, सर्सरारी, ये 5 रिट होते हैं। 5 रिट को बहुत अच्छे से ध्यान से डिटेल में आप जरूर से पढ़िएगा, ठीक। अगर आप लोग बोलेंगे तो हम चैनल पे इसके वीडियो जरूर ले आएंगे जिसमें इजी वे में आप ये सारे रिट को समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे दिया है, पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है, देखते हैं। इट इज़ गवर्नर ऑफ स्टेट हु रिकॉग्नाइज एंड डिक्लेयर एनी कम्युनिटी ऑफ दैट स्टेट एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। ये कह रहा है किसी भी स्टेट की पर्टिकुलर कम्युनिटी शेड्यूल्ड ट्राइब एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर करने का राइट किसके पास है? गवर्नर के पास। ये गलत है, ये राइट सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। किसी भी स्टेट के पर्टिकुलर ट्राइब को या कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब में शेड्यूल्ड ट्राइब एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर करने का राइट किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास। फर्स्ट गलत। सेकेंड, कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट टू बी सो इन अनदर स्टेट। जरूरी नहीं है कि एक कम्युनिटी, मान लो एक स्टेट है इसमें पर्टिकुलर कम्युनिटी को एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर कर दिया गया तो दूसरे स्टेट में भी इस कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर किया जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ ये स्टेटमेंट सही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसको मान लो इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को इस स्टेट में एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर कर दिया है, जरूरी नहीं कि इसमें भी वही करेंगे, ठीक है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। देखो स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है। लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इज अ स्टेट और यूटी स्पेसिफाई दैट द कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट टू बी, जरूरी नहीं है कि उनको दूसरे स्टेट में भी एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर किया जाए, ठीक। फर्स्ट इनकरेक्ट है क्योंकि वो पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू यूनियन बजट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूनियन बजट से रिलेटेड स्टेटमेंट दे दिया, पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट, ठीक है। देखते हैं, ये फर्स्ट है, यहाँ मेंशन नहीं है। सेकेंड है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर ले डाउन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। गलत, प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे नहीं, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे करते हैं। प्रेसिडेंट के बिहाफ पे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? एट यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सही है, अगर डिमांड फॉर ग्रांट चाहिए तो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन ज़रूरी है, बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के डिमांड फॉर ग्रांट नहीं होगा। बी आंसर होगा, देखो, ठीक है। पहला इनकरेक्ट है क्योंकि प्रेसिडेंट के बिहाफ पर लेट डाउन होता है, कौन करता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। सेकंड स्टेटमेंट सही है, डिमांड फॉर ग्रांट कब होगा? जब प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन मिलेगा, बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के डिमांड फॉर ग्रांट नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया? तो दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।